ये चतुर्भुज और उनके गुणों को समझने के बाद अब आगे शुरू करते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.4। इसमें 3.4 में पहला प्रश्न ये दिया गया है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य। इसमें देखिए जी, इसमें सब दिए हुए हैं कि सत्य या असत्य बताना है। सभी आयत वर्ग होते हैं, अगर सभी आयत वर्ग होते हैं तो ये सत्य है या नहीं। तो जी देखो, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में क्या होते हैं, सभी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इन दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया। अंतर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। यानी उसमें अगर पूरी इसके सारे गुण मिलते वर्ग के तो इसमें आ जाता। अभी हमने पढ़ा था जब आयत होगा तो वर्ग तो होने की कंडीशन है, लेकिन वो सारे के सारे नहीं होंगे। क्या बोल रहे हैं, सभी आयत, सभी प्रकार के आयत वर्ग नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। फिर दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो जिस समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख कोण, जैसे कैसे बताया था अभी, कि जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर माप की होती हैं और समांतर होती हैं। तो ये क्या हो गया, ये इसके गुण जो है समांतर चतुर्भुज के गुणों से मिल गए। जब समांतर चतुर्भुजों के गुणों से मिल जाते हैं तो ये हमारा सत्य हो जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो देखियो जी, अभी सभी वर्ग जो होते हैं, देखिए उनमें चार भुजाएं हैं वर्ग में, तो और इनमें सम्मुख कोण बराबर है, ठीक है। समचतुर्भुज, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। इन दोनों को देखना है कि वर्ग की कंडीशन में आते कि नहीं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। देखो, तो वर्ग में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समूह चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज में भी बराबर होती हैं। और आयत में क्या होता है, इसकी एक कंडीशन तो ये हो गया, आयत में क्या होता है कि ये इनके जो चार कोण हैं वो 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें मिल गया, इसका मतलब सभी वर्ग इसमें और इसमें फिट हो सकते हैं। जब फिट हो सकते हैं इसका मतलब हो गया कि ये सत्य हो जाता है। अब सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो देखो जी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। देखो, वर्ग की कंडीशन ही है कि आमने सामने की भुजाएं यानी चारों भुजाएं बराबर होती है। और समांतर चतुर्भुज क्या कहते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर हो, और ये हम कह रहे हैं कि नहीं होते। और जबकि ऐसा होता है, जो होता है तो इसे असत्य हो जाता है, ठीक है। अब सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। पतंगों की कंडीशन क्या थी, पतंगे जो थी उसमें आसन्न भुजाएं बराबर, मतलब आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, और एक उनमें से एक कोण जो है जहां पे आसन्न भुजाएं जुड़ती हैं वो कोण जो है बराबर होता है। तो ये कह रहा है सभी पतंगे समचतुर्भुज। तो सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होंगी, क्योंकि ये सारे के सारे कंडीशन इस पे लागू नहीं होते हैं। अब ये बोल रहे हैं सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब समचतुर्भुज क्या होते हैं जी, ये जैसे वर्ग को पिचका के ही तो समचतुर्भुज बन जाता है। तो ये कह रहा है पतंग, पतंग में क्या होता है, पतंग में भी तो कितनी होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एक कंडीशन लागू होती है, इसलिए इसको हम सत्य बोल देंगे। अब ये कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। समलंब का मतलब होता है एक दूसरे पर लंबवत आना। तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये हो जाएंगे सत्य। और सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये भी सत्य है। तो इसमें भी समलंब में होता क्या है, एक भुजा कम से कम आपस में समानता होनी चाहिए, तो भी बिल्कुल होता है। इसमें भी देखो सभी वर्ग समलंब होते हैं, हाँ वर्ग भी समलंब होते हैं। क्यों, क्योंकि एक भुजा समांतर तो मिल ही जाती है। तो ये हमारे इस तरह सत्य और असत्य निकल आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें उन सभी चतुर्भुजों की
की पहचान कीजिए, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की। नंबर 1, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो जी ऐसा पहचान करना है। तो देखो चारों भुजाएं किसमें होती हैं, इसका आंसर हो जाएगा एक तो वर्ग में होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और किसमें होती है, समचतुर्भुज में होती है। किसमें होती है, समचतुर्भुज में। तो ये आसानी से ये हम जान सकते हैं। इसका जो हल होगा वो ये होगा। तो ये हम देख ही सकते हैं कि वर्ग में क्या होता है, ऐसा ये जो वर्ग होता है इसमें चारों भुजाएं होती है। समचतुर्भुज क्या होता है, इसी को पिचका के समचतुर्भुज बन जाता है। तो ये चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो जाती हैं। तो ये होता है वर्ग और ये होता है समचतुर्भुज। अब दूसरा ये कह रहे हैं कि 4 समकोण हो। बी कह रहे हैं 4 समकोण हो। 4 समकोण किसमें होता है, एक तो होता है जी वर्ग और एक होता है आयत। कौन कौन होते हैं, एक होता है वर्ग और एक होता है आयत। कैसे, वर्ग तो अभी देखा, ये 4 के 4 समकोण है, और आयत में भी देखेंगे यहाँ पर ये 4 के 4 ये समकोण होते हैं। ये लागू हो गए हमारे, ये देखिए। तो ये दोनों कंडीशन हम पे ये लागू होता है। इसका हल ये रहा, इनपे ये लिख देना, वर्ग और आयत। ये होता है वर्ग और ये होता है आयत। तो इस तरह हमारा ये दूसरा प्रश्न हम आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, इनमें नाम लिखना था केवल। समचतुर्भुज पहचान कीजिए। तो जैसे चारों भुजाएं बराबर है, इसकी भी बराबर है, इसकी भी बराबर होती है। और 4 समकोण हो तो देखिए 1 2 3 4 इसमें भी होते हैं, इसमें 4 के 4 समकोण होते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये जो है स्पष्ट हो जाती है हमारी बात। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर में बताइए कैसे एक वर्ग, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज। नंबर 1, चतुर्भुज के बारे में बता दें कैसे है। तो जी वर्ग कैसा होता है, देखो जी वर्ग होता है ऐसा, ये। तो इसका कारण देखिए, बताइए कैसे एक वर्ग चतुर्भुज है। तो वर्ग कैसा ऐसा होता है, इसका वर्ग में चारों भुजाएं होती हैं, इसलिए चतुर्भुज है। तो इसका कारण दे देना है, क्या लिखना है इसमें, वह कैसे। तो इसमें कारण दे दो, वर्ग में की 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए ये चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज माने 4 भुजाएं। और इसी में दूसरा कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसका कारण दे देना है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। वर्ग के बारे में बात हो रही है, इसके सम्मुख भुजाएं ये बराबर हो जाती है, इसके सम्मुख ये बराबर भुजा होती है, तो समांतर चतुर्भुज होता है। यानी समांतर चतुर्भुज में क्या है, सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर होता है। इसमें लिख दीजिए सम्मुख भुजाओं का युग्म, सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज। ये इसमें लिख नहीं रहा हूं, बाकी आप समझ जाएंगे। वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए ये चतुर्भुज है, और सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर है, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसी में तीसरा समझ लीजिए। तीसरा ये कह रहे हैं कि एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज समझ पा रहे हैं ना, फोटो अगर समझना पड़े। समांतर चतुर्भुज हम लोग काफी ऐसा बनाते थे ना,
ये इसके समांतर होती थी, ये इसमें समांतर होता, हमको इससे मतलब है कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है और ये दोनों बराबर भी हैं। अब समभुज है तो एक समचतुर्भुज में क्या होता है, ये समचतुर्भुज में क्या होता है, ये भी सम्मुख भुजाएं इसकी बराबर होती है। इसमें भी ये कारण दे देना है, कारण दे दीजिए कि समचतुर्भुज में क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें लिख दीजिए सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है। समचतुर्भुज क्या होता है, इसमें जो है सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब कैसे होती हैं बराबर देख लो, इसमें तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। फोटो इसका काफी कुछ ऐसा भी हो जाता है, फर्क कितना हो जाता है, ये फोटो ऐसा हो जाती है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो वर्ग को ऐसे रख तो कोई दिक्कत तो है नहीं। इस कारण से ये सभी हमारा जो समचतुर्भुज है वो इसकी सभी भुजाएं इसकी वर्ग की बराबर है, इसलिए ये समचतुर्भुज भी है। और एक आयत है, ये भी साबित कर दो कि एक आयत भी है। आयत कैसे है, देखो जी, हमारे इसमें क्या होता है, ये 4 90 डिग्री के कोण बनते हैं ना, और ये चारों कोने बराबर होने की वजह से ये एक आयत का भी काम करता है। कारण दे दीजिए, कारण क्या है, कारण देना है सभी भुजाएं 90 डिग्री, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, या ऐसा लिख देते हैं चारों कोण समकोण होते हैं, चारों कोण समकोण होते हैं। क्योंकि चारों कोण समकोण है इसलिए वर्ग एक आयत है। इसका मतलब देखो जी, ये देखो आयत ऐसा होता है, देखो चारों कोण इसमें चारों कोण ये लागू हो रहे हैं, इसलिए ये वर्ग एक आयत का भी काम करेगा। इधर ये समचतुर्भुज का काम करेगा, इधर ये समांतर चतुर्भुज का काम करेगा, और 4 भुजाएं होने के कारण चतुर्भुज तो है ही। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये वर्ग इन चारों पर लागू होता है। अब आइए चौथा प्रश्न। उम्मीद है आसानी से समझ पा रहे होंगे। वो गुणधर्म याद कर लेंगे तो कभी भी आप अटकेंगे नहीं, और गुणधर्म के लिए 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे इसको। तो चौथा ले लीजिए। चौथा क्या कह रहे हैं, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, चलिए एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण क्या कह रहे हैं, जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये अब आप ध्यान करें, वो जो पहले ये जो फोटो दिखाई गई थी, अगर मैं स्पष्ट करना चाहूं तो यहाँ पर इसको देख के यहाँ पर शायद समझ पा रहे होंगे, ये जो दिए हैं इसको देख के हमको करना है, हमें दिमाग में रखना है अंत में चल के। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कैसे है। तो इसमें कौन कौन आ रहे हैं, इसमें आ रहा है एक समद्विभाजित करने में, तो एक तो आता है समांतर चतुर्भुज, एक आता है समांतर चतुर्भुज आता है, और इसके विकर्ण बराबर होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और एक आता है समबाहु त्रिभुज आता है, ये समबाहु चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समबाहु नहीं समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज होता है, इसके समद्विभाजित करते हैं, और किसके होते हैं, वर्ग के करते हैं और आयत के करते हैं। ये आप इसमें से सीरीज से देख के भी जान सकते हैं, और दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपको याद भी हो जाएगा। इसका मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के, समचतुर्भुज के, वर्ग के और आयत के, ये 4 के चारों जो है एक दूसरे को इनके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण का मतलब समझ ही पा रहे हैं ना,
ये ऐसा अगर कोई चतुर्भुज है तो ये कहलाते हैं विकर्ण। तो ये इसको समझा दिया, ये इसको समझ लो। और इसी तरह समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज तो कैसा बनाया था, ऐसा, तो ये इसको विकर्ण समद्विभाजित करता है, इसको करता है। वर्ग में तो देख ही रहे थे आप, ये ऐसा वर्ग है तो ये देखिए समचतुर्भुज ये समद्विभाजित करते हैं। आयत में भी देखा था आपने, ऐसा इसको समद्विभाजित करता है, ये इसको समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। इनकी बात हो रही है, ये आपस में समद्विभाजित करते हैं, ये आप समझ पा रहे हैं। ये देखिए ये इसको समद्विभाजित, ये सर इधर वाला जो है इसको, और ये वाला इसको समद्विभाजित करता है। तो ये दो दो टुकड़ों में हो जाते हैं। ये मिटा देता हूँ, ये आपको लिखना केवल ये है और ये याद रखना है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि इसमें एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, लंब समद्विभाजक हो। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे, एक आएगा कौन कौन से, एक आएगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, और दूसरा आएगा इसी में वर्ग। ये हमारे दो कहते हैं। अब इसका समझने के लिए कैसे करते हैं, तो देखो जी समचतुर्भुज कैसा होता है, ये रहा हमारा समचतुर्भुज। विकर्णों की बात हो रही है तो ये देखिए ये विकर्ण है, यहाँ पर देखेंगे ये ये क्या है, समद्विभाजित हो रहा है, और ये तो ये हो जाएगा सम। और ये वर्ग में कैसे, तो वर्ग भी तो ऐसा ही है, ये देखिए ये, और ये देखिए ये समद्विभाजित कर रहे हैं, ये आपस में लंब समद्विभाजित मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। ये है हमारा वर्ग। इस प्रकार अगर कंडीशन होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये बात समझ पा रहे होंगे, बस इनका फोटो ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक तीसरा भी है, इसको ये भी दे लीजिए। इसमें ये कह रहे हैं विकर्ण बराबर हो, बराबर हो तो लिख लीजिए बराबर। अब बराबर किसमें होते हैं ये भी देख लीजिए, बराबर हो, विकर्ण बराबर होते हैं किसमें, वर्ग और आयत में। विकर्ण बराबर हो तो इसमें लिख लेना है, इसमें इसका आंसर होगा, एक तो होगा वर्ग और दूसरा होगा आयत। यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए, ये वर्ग और आयत कैसे होंगे बराबर, देखिए। तो वर्ग तो अभी अभी देखा, ये ऐसा है, ये इनके विकर्ण अगर यहाँ से यहाँ काटेंगे तो ये देखेंगे, ये जितना ये है उतना ही इसमें भी है, ये विकर्ण बराबर है। और देखिए आयत में भी देखिए, ये रहा आयत, आयत में यहाँ से यहाँ तक अगर जितनी नाप होगी वही नाप इसकी भी होगी। इस प्रकार ये विकर्ण इसके बराबर है, इधर ये विकर्ण इसके बराबर है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से आप गुणों को ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से ये सब चीजें कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन 4 आपकी समझ पे आ गया होगा। अब क्वेश्चन 5वां लेते हैं। बहुत आसान प्रश्नावली है और ये सवाल ऐसे हैं कि हमेशा कंपटीशन में आपको सपोर्ट करेंगे, इसलिए इनको थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है। 5वां कह रहे हैं ये कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, लिख देते हैं जी। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, उत्तल चतुर्भुज कैसे है। उत्तल चतुर्भुज का मतलब होता है उभरा हुआ, उत्तल से समझ में आ रहा है, उत्तल जिसके उत्तल चतुर्भुज की परिभाषा भी हम लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ी थी कि ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण इंटीरियर में हो, मतलब अंतः क्षेत्र में हो, और जो उसके जो कोने हैं अर्थात शीर्ष हैं वो बाहर की ओर हो, तो वो ऐसा चतुर्भुज क्या होता है, उत्तल चतुर्भुज होता है। आप देख लीजिए इसमें है कि नहीं, ये रहा हमारा आयत। अब ये बताना है कि ये देखिए ये शीर्ष क्या है, देखिए चारों बाहर की ओर हैं, तो हम इसका कारण दे सकते हैं कि एक तो ये जो है आयत का पहले जो है सारे शीर्ष बाहर हैं, कारण देना है हमको, तो कारण दे देना है सारे से इसके शीर्ष बाहर की ओर है। नंबर 1 इसके शीर्ष
बाहर की ओर होते हैं। तो देख लीजिए शीर्ष बाहर की ओर, इनका नामकरण भी कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। ए बी सी डी, ये देखिए ए बी सी डी सारे बाहर की ओर हैं। एक तो ये कंडीशन लागू हो गई, इसलिए ये उत्तल चतुर्भुज है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, क्या होती है, इसके जो है ये अभ्यंतर में होने चाहिए। ये जो विकर्ण जो है अभ्यंतर में, देख लीजिए ये कर लीजिए, ये देखिए विकर्ण अभ्यंतर में। शीर्ष अगर लिखना हो कोष्टक में तो ए बी सी डी यहाँ पर हमने लिखा, आप कुछ और मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू आर एस मान लीजिए, एल एम एन ऐसा करके मान लीजिए। तो इसमें देखिए अब शीर्ष बाहर हो गया तो विकर्ण क्या है, अभ्यंतर में। दूसरा ये भी लिख दीजिए, विकर्ण अभ्यंतर में होते हैं। हाँ वो है, विकर्ण अभ्यंतर में होते थे। देखिए ए सी और बी डी ये दोनों अभ्यंतर में है जी, तो ये भी लागू हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि ये और भी कुछ हो सकता है। एक चीज और भी लिख सकते हैं कि इसमें तीसरा एक कंडीशन और है कि इसके सारे कोण जो है 180 डिग्री से कम होंगे, मतलब सरल रेखिक नहीं होंगे। तो इसको ये लिख सकते हैं कि इनका प्रत्येक कोण, किसमें, आयत का प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है। ये उत्तल का कंडीशन है। अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन लागू होती हैं तो ये चतुर्भुज। देख लीजिए कोई भी कोण है वो 90 से तो वैसे ही ज्यादा नहीं जा रहा, आयत है, ठीक है जी। और ये कह रहा है प्रत्येक कोण, यानी कोई सा भी एक कोण ले लीजिए 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये तीन के तीनों कंडीशन इस पर लागू हो रही हैं, इसलिए अतः ये आयत एक उत्तल चतुर्भुज। अतः आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। बस समझ गए ना कैसे है। इसके शीर्ष बाहर की ओर होते हैं, हाँ जी हैं। विकर्ण अभ्यंतर में होते हैं। प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है तो है, इसलिए ये एक उत्तल चतुर्भुज हो गया। अब आ जाते हैं छठवां। आ जाइए, अब छठवां नंबर क्या है। छठवां नंबर ये कह रहे हैं कि, लिख देता हूं थोड़ा सा, ये छठवां, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, ए बी सी समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की, और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का, सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ, बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी सी से, ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। सी से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई। ये कंडीशन देखिए कैसे कंडीशन है, ये देखो जी, ये ऐसा, ये है हमारा, ठीक, और ये यहां से लेके यहां तक बनाया गया। ये ए है, ये बी है, और ये ओ दिया है, और ये सी। ये कह रहे हैं कि ये डॉटेड डॉटेड हमने बढ़ा दिया है, और इसको बढ़ा के ये यहाँ पर, तो ये बना दिए हैं डी, और इस डॉटेड को यहाँ तक बढ़ा के यहाँ तक ले जाया गया है, ये ऐसा, और यहाँ से ये डॉटेड, यानी ये ऐसा मिल गया है। अब आपको ये बताना है कि
ये सारी चीज यानी कि ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी ये समान दूरी पर है, ये हमको साबित करना है। तो बहुत आसानी से देखिए, यहां पर देखिए, अब यहां पर हम हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं चित्रानुसार। चित्र में क्या दिया है कि देखिए ये भुजा इसके पैरेलल है, समांतर है, तो हम भी लिख लेते हैं। BC समांतर किसके दिख रहा है, ये समांतर दिख रही है AD के, तो हम भी लिख दीजिए। और यहाँ पर AB समांतर किसके दिख रहा है, ये CD के। AB समांतर किसके दिख रहा है, CD के, तो ये भी लिख दीजिए। AB समांतर दिख रही है CD के, ये यहाँ तो हमें ये दिख ही रहा है। दूसरा कंडीशन क्या दिख रहा है कि ये विकर्ण देखिए, अगर आप ये विकर्ण जो है यहाँ तक तो पहले से ये तो बढ़ाया गया है, यानी कि अगर हम देखें तो OB बढ़ा के यहाँ तक लाया गया है। तो इस पर हम देख सकते हैं कि पुनः क्या, ये जो यहाँ तक यानी कि OB ये किसके बराबर है, OD के बराबर है। और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी है, क्यों क्योंकि ये पहले से कंडीशन दे रखी है हमें, ठीक है ना। तो ये एक आयत बन रही है, हमको देखने के बाद कैसे लग जा रहा है, आयत नजर आ रहा है। आयत में क्या होता है, ये विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होंगे तो ये बराबर हो जाते हैं। तो OA देखिए बराबर किसके दिख रहा है, OC के बराबर दिख रहा है। और आयत की अभी पढ़ी है कि विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण का मतलब क्या हो गया, ये से यहाँ तक, ये से यहाँ तक। तो जी ये लिख दीजिए, ये यानी कि BD हमारी बराबर है कहाँ से, AC के। अब देख लीजिए ये पूरी भुजा बराबर है इस भुजा के, और अभी निकाले हैं कि इधर वाली भुजा इसके बराबर हो रही है, इधर वाली इसके बराबर हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यही तो ज्ञात करना था। इसका मतलब हो गया O से A, O से B, O से C सब समान दूरी पर है। अतः हम लिख सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC। अतः ये बराबर होगी, इससे हमारा समझ गया कि O बिंदु A से समान दूरी पर स्थित है। ये तो हम कह सकते हैं कि O बिंदु ABC से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। इस प्रकार ये हमारा प्रश्नावली समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे और इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये प्रश्नावली आपके कंपटीशन में काम आएगी। धन्यवाद।